हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा है सब अपनी लाइफ में सकुशल होंगे। आज मैं जिनके ऊपर पॉडकास्ट बनाने जा रही हूँ उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ही इज़ नन अदर देन नीरज चोपड़ा जी, हमारे देश की आन बान और शान। नीरज जी की मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम होगी। उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओलंपिक सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक है और बाकी भारतीयों के जैसे मैं भी इस बार ओलंपिक्स बड़े मन से देख रही थी। जैसे जैसे ओलंपिक्स में गेम्स होते जा रहे थे, हमारे देश की झोली में कई सारे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आते जा रहे थे। फिर फाइनली वो 7 अगस्त 2021 का दिन आया जिसमें कई लोगों की आशाएं पूरी हो गई और भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया। हमारे देश में जो 100 साल से भी ज़्यादा का अकाल सूखा पड़ा हुआ था, कोई गोल्ड मेडल नहीं था, वो उस दिन पूरा हो गया था। और नीरज चोपड़ा ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया था जेवलिन थ्रो में, जिस करिश्मे की चमक हम भारतीयों को सालों साल तक दिखती रहेगी। आज से 10-12 साल पहले कभी मैं डीडी स्पोर्ट्स पे थोड़ा बहुत जेवलिन का टूर्नामेंट देखा करती थी और उस टाइम पे सारे फॉरेनर्स ही हुआ करते थे जो जेवलिन थ्रो करते थे। और जब इंडिया से कोई रिप्रेजेंट नहीं करता था जेवलिन में तो फिर मेरे को मन में बस यही बात उठती थी कि काश इंडिया से कोई खेले, हमारे को इस रिप्रेजेंट करे और मतलब कुछ अच्छा करे। उस टाइम पे मेरे मन में मेडल्स के लिए नहीं होता था, लेकिन हाँ ये होता था कि काश मैं किसी इंडियन को ये खेलते हुए देखूं। तो फाइनली मेरी ये विश 7 अगस्त 2021 में पूरी हुई जब मैंने नीरज जी को खेलते हुए देखा जेवलिन। एंड ना सिर्फ खेलते हुए देखा, मतलब वो गोल्ड जीत लिया तो वो तो एक अलग ही फीलिंग थी। जब अपना नेशनल एंथम बज रहा होता है किसी और देश में, तो वो इतना रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग होती है, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली फीलिंग होती है, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और वो फीलिंग जब महसूस की तो बहुत अच्छा लगा। और जब मैं नीरज जी को परफॉर्म करते हुए देख रही थी टोक्यो ओलंपिक्स में, तो उसी मोमेंट मेरे को एक फीलिंग आ रही थी कि यार इस खिलाड़ी में कुछ तो बात है। मैं नीरज जी को पहली बार परफॉर्म करते हुए देख रही थी, बट ऐसा होता है ना कि किसी इंसान की एक छाप ही बस काफ़ी होती है प्रभावित करने के लिए। वैसा मेरे साथ हो रहा था। आई वॉज कम्प्लीटली स्पेल बाउंड बाय नीरज परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स एंड लुक्स की तो मैं क्या ही बात करूँ। नो डाउट ही इज़ वेरी स्मार्ट। सभी लोग आजकल यही बोल रहे हैं, क्या पॉलिटिशियन क्या एक्टर, सब ये कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी स्मार्ट एथलीट व्हेन इट कम्स टू लुक्स। ही मेड सच अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन मी दैट आई वॉज बाउंड टू सर्च अबाउट हिम। और जितना ज़्यादा मैंने वो सर्च किया तब मुझे पता चला कि ही इज़ ऑलरेडी अ कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। उनका खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.48 मीटर है, which is really commendable. He already achieved a lot in only 23 years of age. Wow, amazing. बट ऑब्वियसली ये मुकाम तक आते आते कोई सिंपल जर्नी तो नहीं रही होगी। तो मुझे यही था कि क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहे हैं, कैसी उनकी जर्नी रही है। अब मेरे को ये बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने की। His life journey is also very inspiring. नीरज told in various interviews कि उनके फादर एंड चाचा सब फार्मर्स हैं और उनकी फैमिली में 19 मेंबर्स हैं एंड स्पोर्ट्स से उससे पहले कोई भी उनकी फैमिली से नहीं गया था। What I found really interesting and unique in his interview कि उन्होंने अपने छोटे चाचा के कहने पर स्टेडियम जाना शुरू किया था और उनका उस टाइम पे सिर्फ एक ही एम था कि उनको वेट अपना लूज़ करना है। एक 13 साल के लड़के का 80 के आसपास वज़न था, जो कि बहुत हैवी बल्कि लगते थे वो। तो उनको बस वही घटाना था। वो जेवलिन के बारे में उस टाइम पे कुछ जानते भी नहीं थे।
वो पानीपत स्टेडियम जाया करते थे और वहाँ पे उनको कुछ सीनियर्स मिले। उन्होंने कहा कि तुम जेवलिन थ्रो करके देखो। उन्होंने थोड़ी बहुत बेसिक्स बताए जेवलिन के नीरज जी को, और उन्होंने मतलब करीब 40 मीटर के आसपास उन्होंने नीरज जी ने पहले अटेम्प्ट में अपने जेवलिन थ्रो करी थी, विच वॉज रियली अ वेरी गुड स्टार्ट। मतलब इससे ये पता चलता है कि नीरज जी बहुत अच्छे लर्नर है। उनको जो भी थोड़ा बहुत जो बताया जाता है वो बहुत अच्छे से सुनते हैं, उसको ग्रास्प करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बहुत नीरज जी ने बताई कि वो शुरुआत में वॉलीबॉल, क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे, कबड्डी भी खेलते थे, बट जो खुशी, जो सुकून और अच्छा लगा उनको खेल के, वो जेवलिन के ही थ्रू लगा उनको। और मतलब उनको ये उसी समय लग गया था कि अरे हाँ, मुझे अपना वेट लूज करना है, मुझे अपना फिटनेस करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो गेम मुझे आगे कंटिन्यू करना है वो जेवलिन ही होगा। मैं हमेशा से यही सोचती हूँ, अपनी लाइफ में फॉलो भी यही करती हूँ कि हमको जिस काम में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, आनंद आता है और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमको उसमें ही मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। उसको लिए कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। उस काम में की गई मेहनत हमेशा रंग लाती है। और मैं इतना खुश हुई कि नीरज जी ने मतलब जैसे मेरी उस सोच को एक तरीके से सच साबित कर दिया हो। मैंने ये भी एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी और नोटिस करी कि जब वो शिवाजी स्टेडियम गए पानीपत में, तो उन सीनियर्स ने उनकी उस नीरज जी की उन प्रतिभा को, उस हुनर को खोजा, पहचाना और उनको ये बताया कि आप शुरुआती तौर पे ऐसे जेवलिन में क्या कर सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं, बेसिक्स वगैरह बताए। उनकी पोटेंशियल को उन्होंने मतलब जगाया और समझाया अच्छे से। कोई ऐसा इंसान जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, जो आपके लिए अनजान है, और सडनली वो आपके अंदर के हुनर को पहचाने और उसको बताए भी आपको कि आप ये अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा देखने में आज के टाइम पे बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। हर कोई खुद की लाइफ में इतना इन्वॉल्व है आज, और कई बार दूसरों का अच्छा नहीं चाहते हैं लोग, और ना ही कोई किसी की सक्सेस में आजकल इतना इन्वॉल्व होना चाहता है। तो मैं ये कहूँगी, सबसे पहले तो मैं उन सीनियर्स को शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने समाज के सामने एक बहुत उच्चतम उदाहरण पेश किया है। उन सीनियर्स ने नीरज जी का भला चाहा, उनको गाइड किया अच्छे से, और उनको ये मोटिवेट किया कि हाँ, उनको जेवलिन स्टार्ट करना चाहिए, उनकी खूबियाँ बताई। तो ये एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन का काम किया उन्होंने, और प्रेरणादायक काम है बाकी सब लोगों के लिए कि अगर हमारे आसपास हमें लगता है कि हाँ, कोई योग्य है किसी चीज़ में, तो हमें भी मतलब आगे बढ़ के उनको बताना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ में तुम अच्छे से कर सकते हो, और हमेशा एप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, और इससे समाज का बहुत भला होता है। नीरज जी ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि सबसे पहले उनके छोटे चाचा को ये बात पता चली कि मैं जेवलिन में अच्छा कर रहा हूँ, पहला थ्रो मैंने बहुत अच्छा किया है, तो उन्होंने खूब मोटिवेट किया नीरज जी को। फिर उन्होंने बाकी सारे घर वालों को बताया, मम्मी पापा को बताया, तो सबने उनको बहुत सपोर्ट किया। अगर घर का बच्चा कुछ करना चाहे और उसमें माँ-बाप से फुल सपोर्ट मिले तो वो तो अच्छी बात होती ही है। पर अगर माँ-बाप के अलावा मामा, चाचा, बाकी सारे रिश्तेदार भी खुल के सपोर्ट करते हैं ना, तो वो बात एकदम सोने पे सुहागा वाली बात होती है। सबके सपोर्ट से एक्चुअली क्या होता है, जो मेहनत करने की जो लालसा होती है वो दुगनी हो जाती है, वो भूख बढ़ जाती है अंदर से। और अगर यहीं पे सब लोग डिमोटिवेट करने लगें, सारे रिश्तेदार डिमोटिवेट करने लगें, तो उससे बहुत गलत असर पड़ता है और इंसान एकदम टूट जाता है। वो अपनी फुल पोटेंशियल तक कोई भी किसी चीज़ में रिजल्ट नहीं दे पाता है। मेंटल स्ट्रेस जो होता है ना, वो किसी काम में नुकसान ही पूरा करता है। मतलब
मतलब ट्राई टू ऑलवेज मोटिवेट एंड अप्रिशिएट द गुड थिंग्स इनसाइड यू या अराउंड यू, मैं यही कहना चाहूंगी। आई जस्ट विश कि नीरज जी के जैसे बाकी सारे युवा लोगों को अपने मनपसंद प्रोफेशन चुनने का मौका मिले और उन्हें फुल सपोर्ट मिले अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे। फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है ना, वो तो कैसे ना कैसे करके हो ही जाता है, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। एंड मैंने देखा भी है जितने भी अपने ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं, ज़्यादातर किसान के हैं, तो किसी ने अपना खेत बेच के आगे बढ़ाया है स्पोर्ट्स में, या किसी ने गाय बेच के पैसे लेके अपने बच्चे को आगे बढ़ाया है। ऐसा तो मतलब कैसे ना कैसे करके माता पिता फाइनेंशियली हेल्प कर ही देते हैं बच्चे का। लेकिन अगर किसी बच्चे को मेंटल सपोर्ट मिल जाए ना, घर वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, वो सपोर्ट बहुत मायने रखता है और वो बहुत आगे लेके जाता है। अगर एक इंसान को, एक बच्चे को ये सुनने को मिल जाए ना कि जा बेटा बेटी, तू अब मेहनत कर, दिल से मेहनत कर, दिल लगा के काम कर, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, किसी बात की चिंता मत कर। ये शब्द ना एकदम मैजिकल वर्ड्स होते हैं, और ये सपोर्ट इतना बड़ा होता है कि बच्चे के जो भी गोल्स एंड ड्रीम्स होते हैं ना, वो बहुत इजीली एंड बहुत और मेहनत करके वो अचीव कर लेता है। और इससे जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतनी प्यारी फीलिंग होती है वो। यही मैजिकल वर्ड्स नीरज जी के फैमिली मेंबर्स ने उनको कहे, और इससे हम, इसका नतीजा हम देख ही रहे हैं कि नीरज जी एज अ बेस्ट एथलीट भारत के उभर कर आए हैं और उन्होंने गोल्ड जीता है देश के लिए। नीरज ने अपने इंटरव्यू में एक ये भी बात बोली थी कि जब वो जेवलिन थ्रो करना उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि आज से 10-12 साल के बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, या क्या, मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने नहीं करी थी। उस समय सिर्फ एक सिंपल सा उनका मोटिव था कि उनको वेट लूज करना है, फिट होना है, और जेवलिन की जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं उसको अच्छे से समझना है और उसको और बेहतर करते जाना है। ये बात हमको ये भी सिखाती है कि लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े टारगेट्स और अचीवमेंट्स और एम्स लेके नहीं चलना चाहिए। छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे, ऐसे टारगेट्स बनाने चाहिए जो कुछ ही दिनों में अचीव किए जा सकें, और वो एक मोटिवेशन की तरह होता है कि आप सही दिशा में चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे आप उसी छोटे छोटे टारगेट्स में एक बड़ा वंडर, एक बड़ा अचीवमेंट कर लेंगे, और वो आपको इतनी असीम खुशी देगा ना, मतलब यू विल फील आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नीरज जी का मेन फोकस बस यही था कि हाँ, वो वेट लूज करना है। तो क्या था, वो बस अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहते थे। वो उनको जेवलिन थ्रो करने में खुशी मिलती थी और वो उन पलों को बिल्कुल खुल के जी लेना चाहते थे। उन्होंने इतना प्यारा उदाहरण हम लोग के सामने पेश किया है कि फ्यूचर को लेके इतनी टेंशन, स्ट्रेस हम लोग लेते रहते हैं, जिसकी वजह से आज की खूबसूरत बातों को, चीज़ों को जीना, महसूस करना ही हम लोग छोड़ देते हैं। कल की अनसर्टेनिटी को सोच के उससे इतना बेचैनी और बढ़ेगी, और हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे, कई बार अपने सपनों को गिव अप भी कर देते हैं, और इसकी वजह से हम सब कुछ खो बैठते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं फर्स्ट डे से बोल रही हूँ कि नीरज जी की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनके इंसिडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन। अच्छा, एक बात मैंने इस बार ओलंपिक गेम्स में ये नोटिस की, ऑब्जर्व की, कि जितने भी खिलाड़ियों ने मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में, वो ज़्यादातर उनका बैकग्राउंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली या फिर फाइनेंशियली थोड़ा वीक, कह सकते हैं वीकर सेक्शन से आते हैं। ज़्यादातर खिलाड़ियों के पेरेंट्स खेतीबाड़ी करते हैं या कोई छोटी मोटी शॉप चलाते हैं, बट स्टिल
मैं सॉल्यूट करना चाहूँगी उन सभी पेरेंट्स को जो अपने बच्चों के लिए रिस्क लेते हैं, अपना जिगर मजबूत करते हैं और बहुत छोटी सी उम्र में अपने बच्चों को खुद से दूर कर देते हैं और देश को समर्पित कर देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स एकेडमी में भेजते हैं, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दे दिलवाते हैं। अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस को और संघर्ष को ये बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अपने शुरुआती दिनों से लेके मेडल लाने तक ये सब अपना खून पसीना एक कर देते हैं, खूब कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात। अब सवाल ये उठता है कि जो रिच एंड अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, वो इतने कम क्यों आते हैं स्पोर्ट्स में? रीज़न इज़ कि उन बच्चों के पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतनी अच्छी जॉब उसकी लगेगी। स्पोर्ट्स में भेजने का ख्याल दूर दूर तक उनके मन में नहीं आता है और शुरुआत से बच्चों को ये सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे बेकार। वो अपने बच्चों को फेल्योर होते हुए देखना नहीं चाहते हैं और ना ही चाहते हैं कि उनके बच्चे इन फेल्योर से लड़ें, सीखें। उन बच्चों के पेरेंट्स बस यही सोचते रहते हैं यार कि कहीं हमारा बच्चा हमारी सोसाइटी में नाक ना कटा दे। लोग क्या कहेंगे अगर हमारे बच्चे को सही एजुकेशन सही समय पे ना मिली तो, या हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में कहीं इम्प्रूव नहीं कर पाया और या देश के लिए मेडल नहीं ला पाया तो लोगों के सामने हमारी दुर्गति बन जाएगी। जब तक ये पेरेंट्स सिर्फ अपनी इमेज के बारे में नहीं सोचना छोड़ देंगे और अपने बच्चों की काबिलियत को नज़रअंदाज करते रहेंगे, उनके इंटरेस्ट को नज़रअंदाज करते रहेंगे, तब तक देश के लिए मेडल सिर्फ और सिर्फ निचले स्तर से ही आएंगे और उचले स्तर वाले लोग अपनी सोच की वजह से हमेशा पिछड़े रह जाएंगे। मैं पूछना चाहूँगी उन पेरेंट्स से कि क्यों उनको इस सोसाइटी से सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि वो एक अच्छे पेरेंट्स हैं या उनका बेटा बेटी बहुत संस्कारी है। ऐसा करेक्टर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? जिंदगी आपकी है, बच्चे आपके हैं और साथ में रहना जीना भी आपको एक साथ ही है। तो इस सो कॉल्ड सोसाइटी की बातों पर क्यों ध्यान देते हैं? अपने बच्चों के हुनर को पहचानिए, उन्हें रिस्क लेने के काबिल बनाइए, उन्हें मजबूत बनाइए। अपने बच्चे को किसी काम को करने के लिए फोर्स मत कीजिए। किसी भी काम के प्रति रुचि उनकी नेचुरल आनी चाहिए। हर बच्चे के अंदर किसी न किसी काम को लेके भूख होती है और एक इंटरेस्ट होता है। उस भूख को अगर सही दिशा और मार्गदर्शन मिल जाए तो वो बच्चा अविश्वसनीय रिजल्ट ला के देगा आपको, ये गारंटीड बात है। नीरज जी का नेवर गिव अप एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक बार बताया था किसी इंटरव्यू में कि वो रोज़ पानीपत स्टेडियम बस से जाया करते थे, जो कि 15-16 किलोमीटर दूर था उनके घर से। और कई बार क्या होता था, बस की टाइमिंग सेट नहीं हो पाती थी और बस उनके सामने से निकल जाया करती थी। उनको वेट करना पड़ता था फिर आधा 1 घंटा किसी और बस का, या फिर कई बार ऐसा होता था कि लिफ्ट लेके आना पड़ता था। उस टाइम पर उनके पास कोई व्हीकल नहीं हुआ करता था। तो वो चीज़ बहुत रिलेटेबल है कि जब किसी चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ता है या कोई काम सही वक्त पर नहीं हो पाता है तो इंसान को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, उस टाइम पे बहुत उलझन होती है। वैसा ही कुछ उलझन उस टाइम पे नीरज जी अनुभव किया करते थे और बस छूट जाने पर उनका मन हमेशा से ये मतलब थोड़ा सा तो ये होता था कि अरे यार ये क्या हो गया, पर फिर भी वो उन उलझनों से, उन परेशानियों से कभी उन्होंने गिव अप नहीं किया और उनके मन में बस वही था कि हाँ मुझे रोज़ ट्रेनिंग करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सबकी लाइफ में कुछ पल ऐसे होते हैं ना जिनमें बस ये होता है कि कुछ देर के लिए हम अपनी सारी परेशानियां, उलझने, सारी दीन दुनिया से दूर हो जाते हैं एकदम, मतलब अपनी एक दुनिया बना लेते हैं और उसमें बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। हम बस प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहते हैं, उस पल को पूरी तरीके से महसूस करना चाहते हैं, उसमें खुश रहना चाहते हैं। वो
शायद वो पल होते थे उनकी लाइफ में जब वो जेवलिन थ्रो के लिए स्टेडियम जाया करते थे और ट्रेनिंग लेते थे। वो उन सुनहरे पलों को बस जी लेना चाहते थे। उन पलों के आगे उनको कोई तकलीफ, कोई स्ट्रगल कुछ उनके लिए मायने नहीं रखता था। और वो बहुत सुंदर सा एक खुशी, एक बहुत अच्छा सा सेटिस्फैक्शन होता है, वो महसूस करते थे उन पलों में। फिर जब लोग उनको जाते हुए देखते थे, रोज आते हुए देखते थे, तो धीरे धीरे उन लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया, आसपास के लोगों ने, कि ये तू क्या कर रहा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो चूंकि बहुत मोटे थे तो उनको मोटा मोटा कह के कहते थे और कहते थे, ओए सरपंच मोटे, तू कहाँ जा रहा है, ये सब बोला करते थे उनको। नीरज के पेरेंट्स से बोला करते थे कि आपका लड़का बिगड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, जब हम कुछ नया शुरू करते हैं या सारी दुनिया जो कर रही है उससे हटके कुछ अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ लोग लाइफ में ऐसे ज़रूर आते हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। दिखाएंगे ऐसे कि वो आपकी परवाह करते हैं, पर अंदर से वो आपको मतलब खुश बिल्कुल नहीं देख सकते। आपको असफल होता हुआ देखेंगे तो उनको खुशी मिलती है। और ऐसे में अगर आपके पेरेंट्स उनकी बातों में आ जाएं और अपने बच्चों पर विश्वास करना छोड़ दें, या अपने बच्चों को ये सब कहने लगे कि ये क्या शौक पाल रखा है, तेरे पास क्या डिग्री है, ये तू क्यों कर रहा है, ये सब करना छोड़ दे, और इस सब से तुझे क्या मिलेगा। तो वो चीज़ है ना, जब अपने खुद के पेरेंट्स जब ये सब बोलते हैं ना, तो अंदर से दिल टूट जाता है, गिव अप करने लगते हैं हम अपने ड्रीम्स पर, हम अपनी इच्छाओं पर। चाहे कितनी भी खुशी दें वो इच्छाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के आगे बच्चा हार जाता है। आई एम सुपर ग्लैड कि नीरज जी के पेरेंट्स ने हमेशा उन पे विश्वास किया, हमेशा नीरज को यही बोला कि तू करता रहे बेटा, जो तू कर रहा है हम तेरे साथ हैं, और किसी की बातों से अफेक्ट मत हो। ये नीरज जी यही बात बोलते हैं कि मैं अपना फोकस नहीं हिलने देता था, और बस ये था कि किसी की बातों को अपने दिमाग में बैठने नहीं देता था। बस जैवलिन की ट्रेनिंग पे अपना फुल मतलब देता था, 100% देने की कोशिश करता था। अच्छा हाँ, एक और नीरज जी ने बहुत अच्छा मैसेजेस हम बच्चों को, यंगस्टर्स को दिया है कि हमको जब लाइफ में डिसीजंस लेने हो ना, तो उन लोगों के साथ बैठो जो हमारे विश्वास पात्र लोग हैं, जो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं और हमको सही गलत की पहचान कराते हैं। जो हमें मतलब दिल से पसंद करते हैं, वो हमेशा हमको सही राह देंगे, सही डिसीजन लेने में हमारी मदद करेंगे। और जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसके लिए पूरी भूख होनी चाहिए, खूब जोश होना चाहिए, सच्चे मन से हमें मेहनत करनी चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। जिस काम को कर रहे हैं तो उसमें अपने आप को पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर दें। और ऐसा मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो है कि हमें खुद पर बिलीव होना चाहिए, हम ये कर सकते हैं, ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए, तब हम कोई काम को 100% अच्छे से कर पाएंगे। पेशेंस रखना भी आना चाहिए। स्पोर्ट्स में अगर हम जा रहे हैं तो एकदम से चाहें कि स्पोर्ट्स शुरुआत कर दें और शुरुआती दिनों में हमें मेडल मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही एक्टिंग में अगर हम मतलब जाएं कि हमको फौरन जाते ही रोल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके कुछ टाइम के बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, वो लक पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, तब जाके रोल्स मिलते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स में भी जब आपकी ट्रेनिंग होती जाएगी, बेहतर होते जाओगे आप किसी स्पोर्ट्स में, तब आपके स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आएंगे। एक आध महीने में कुछ नहीं होने वाला। नीरज जी बताते हैं कि जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था तो स्टेट लेवल तक आने के लिए और नेशनल लेवल तक आने के लिए उनको 1.5 से 2 साल लगे। और कई बार क्या होता था, हरियाणा के ही रीजन में उनका इतना टफ कंपटीशन होता था कि स्टेट लेवल में ही उनकी पोजीशन नहीं आ पाती थी। धीरे धीरे थोड़ा समय लगा, तब उनकी पोजीशन आनी शुरू हुई, मेडल मिलने शुरू हुए। तब घर वालों को और उनके आसपास के लोगों को
तब पता चला कि हाँ लड़के में दम है और वो कुछ अच्छा कर रहा है, तब यकीन हुआ। बस उन्होंने पेशेंस रखा, उनके पेरेंट्स ने पेशेंस रखा, घर वालों ने पेशेंस रखा और उस पेशेंस का नतीजा धीरे धीरे उन्हें दिखना शुरू हो गया। तो ये तो था नीरज जी के शुरुआती दिनों का जर्नी एंड उनके स्ट्रगल, जिससे हमें ये सिखाता है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए, खुद पे बिलीव रखना चाहिए, गिव अप एटीट्यूड कभी भी नहीं होना चाहिए हमारा, और हमेशा हमारे पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स के अलावा हमारे रिश्तेदारों को भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए। तो मेहनत और अच्छी होती है, भूख बड़ी होती है, हमें अपने अंदर के कैलिबर को फाइंड आउट करते रहना चाहिए, या हमारे आसपास के लोगों को हमारे कैलिबर का बताते रहना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, सही गाइडेंस देती रहनी चाहिए, लोगों को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। ये सब हमारे को सिखाता है नीरज जी की इनिशियल लाइफ डेज स्पोर्ट्स में। तो कैसा लगा आपको मेरा ये पॉडकास्ट, प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मैं आगे फिर इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगी आप सबके सामने।